हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। केम छो खम्मा खड़ी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपके जीतो भैया फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एवं पावर। इसमें से जो वर्क वाला पार्ट है वो अपन ने कवर कर लिया पहले 2 लेसन में। थर्ड लेसन में अपन एनर्जी के ऊपर आए, ठीक है। तो एनर्जी में से मैंने आपको बोला था यांत्रिक ऊर्जा हमारे काम की चीज है, उसमें से गतिज ऊर्जा वाला पार्ट हमने प्रीवियस लेसन में खत्म कर लिया। आज अपने को पढ़ना क्या है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हमारे लास्ट क्लास में रह गए थे जो मैंने आपको नहीं करवाए थे। समय बचेगा तो इसके लास्ट में, नहीं तो अगले वीडियो में अपन उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, बुक से रिलेटेड जितने भी है, ठीक है। चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। और सबसे पहली स्लाइड, जैसा मैंने आपको बोला कि आज का हमारा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा और उसके साथ हम पढ़ेंगे आज यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये दोनों टॉपिक जैसा मैंने आपको पहले भी बोला ऑलरेडी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, तो सर फिर नया क्या पढ़ना है, आप क्या नया पढ़ा रहे हो सर, 9th की बातें बार बार करते रहते हो सर। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 9th क्लास और 11th क्लास एक दूसरे से कोरिलेटेड है। 11th में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, तो जो जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है वो भी देखना है, और जो 9th में पढ़ लिया वो भी एक बार रिकॉल करना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की वो धूल जो दिमाग में जमी पड़ी है उसको तो साफ करना पड़ेगा ना। उसको साफ नहीं करेंगे तो आप बोलोगे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, हमारी ये एक गर्ल है और ये गर्ल जो है और एक मतलब उस पर चढ़ गई है, सुबह सुबह ट्रैकिंग पे गई थी, ठीक है। और ट्रैकिंग पे जाने के बाद इसने झंडा लगा दिया कि मैं यहाँ पे गई थी भाई, ठीक है। तो इस गर्ल का नाम है हमारी फैनी। ये जो फैनी है ये क्या बोलते हैं, गई है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, और जब पहाड़ पे चढ़ी तो चढ़ने के लिए काफी ट्रैकिंग व्रैकिंग करी इसने, काफी मेहनत वहनत मतलब बहुत मेहनत वहनत करी, ठीक है। केले वेले खा के गई थी सुबह सुबह और फाइनली ये जाके पहाड़ पे चढ़ गई, ठीक है। तो चढ़ने की वजह से है ना, ऊपर जब चढ़ी तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो गई। वो एनर्जी कौन सी थी, वो एनर्जी थी स्थितिज ऊर्जा। उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, जो कि हमें डेफिनेशन बता रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति या विरूपण यानी डिफॉर्मेशन के कारण उसमें आती है, उसको अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें एक चीज तो आपने पढ़ी है, इसकी स्थिति के कारण। अब इसे विरूपण कहां से आ गया यार, डिफॉर्मेशन कहां से आ गया। तो डिफॉर्मेशन तो हमारे क्लास 9th में था ही नहीं, वहां पे तो टीचर ऐसे ही बोलता था कि वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, अच्छा किसके सापेक्ष की स्थिति, किसी ना किसी बल के सापेक्ष उसकी स्थिति होगी, ठीक है। उसके कारण जो उसमें ऊर्जा है उसको अपन स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो फिर ये विरूपण या डिफॉर्मेशन कहां से आ गया वो देखेंगे अपन। उससे पहले मैं आपको ये जो आधा पार्ट है स्थिति के कारण ऊर्जा, ये कहां से, जैसे वो बंदी थी फैनी, अब वो जो फैनी थी जब वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ गई तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसने कुछ काम किया। अब जब काम करते तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोई ना कोई एनर्जी आ जाती है, तो उसमें भी एक एनर्जी आ गई। तो उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब उसने काम किया तो उसमें जो एनर्जी आई वो कौन सी एनर्जी थी, वो थी हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन थी, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, किसी ना किसी बल के सापेक्ष, ठीक है। और वो बल कौन है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे पेन है मेरे हाथ में ना, अभी मैंने इसको ग्राउंड से उठाया, मान लो ये ग्राउंड है यहाँ पे ना, नीचे वाला तो दिखेगा नहीं, तो ये नीचे से ऐसे ग्राउंड से उठा के मैं इसको यहाँ तक ले आया। ऑब्वियसली बात है मैंने कुछ काम किया होगा यार, मैंने खाया पिया है, खाने पीने के बाद इसमें मैंने उसके ऊपर उसको उठाने में कुछ काम किया होगा, ठीक है। काम किया होगा तो ऑब्वियसली बात है इसमें कोई एनर्जी स्टोर हो गई होगी, कोई ऊर्जा इसके अंदर आ गई होगी। वो ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। नाम से समझ आ रहा है, स्थितिज, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर ऊर्जा। सर स्थिति कैसी, ऐसे चेंज करूंगा तो भी तो चलेगा सर, ये मैं कोई काम किया क्या, ना यहाँ पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे भी उतना ही था, यहाँ पे भी उतना ही था। आपको लेके कहाँ जाना है, ऊपर। उसकी स्थिति जो है वो आपको इस जो सरफेस है, जो सतह है या जो बल है उसके सापेक्ष चेंज करनी है। यहाँ पे बल उतना ही लग रहा था, यहाँ पे बल उतना लग रहा था, उसकी स्थिति ऊर्जा चेंज नहीं हुई। स्थिति ऊर्जा कब चेंज होगी, जब वो उस बल के सापेक्ष ऊपर जाएगी, ठीक है। नीचे जाएगी तो भी चेंज होगी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि स्थिति ऊर्जा क्या चीज होती है। अब इसमें बात आ रही है एक विरूपण की यानी डिफॉर्मेशन की। तो डिफॉर्मेशन 9th में तो था नहीं, क्योंकि 9th क्लास में हम स्प्रिंग के बारे में बात नहीं करते थे। 9th क्लास में तो हमने सिर्फ एक ही स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी सर, वो कौन सी पढ़ी थी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उसका फॉर्मूला पड़ा था mgh। सर जहां हम बोल दें स्थितिज ऊर्जा, वहां हमें दिमाग में आ जाता है कि यार बात चल रही है mgh की।
तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब हमेशा mgh से नहीं होता। mgh से कब होता है? जब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पेन का, ऊपर उठाया ना, गुरुत्वाकर्षण के अधीन उठाया, मतलब उसके अगेंस्ट आपने उठाया, उसके विरुद्ध आपने उठाया, तो इसके अंदर जो एनर्जी आई वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी। लेकिन कुछ और भी अलग अलग टाइप की स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे कि स्प्रिंग को आप दबाओ, कंप्रेस करो, ठीक है ना, हाथ हटाते ही एकदम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाती है, या उसको खींच दो, जैसे ही क्या बोलते हैं आपने खींचा, बल हटाया, वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है? उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें विरूपण हो रहा है, ठीक है, उसका शेप चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से भी उसमें कुछ ऊर्जा स्टोर हो गई थी, जो एनर्जी स्टोर हो गई थी, वो कौन सी ऊर्जा थी? वो भी स्थितिज ऊर्जा ही थी। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ कि भाई स्थितिज ऊर्जा सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं होती है, और बलों की वजह से भी होती है। अब कौन कौन से बल हमारे काम के हैं? पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये हम पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में है। दूसरी है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे स्प्रिंग, रबर बैंड, और जो चीजें स्ट्रेच हो सकती है, खिंच सकती है, ठीक है ना, उनमें ये ऊर्जा संचित होती है। उसके बारे में भी अपने को इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना, इन दो चीजों के बारे में। एक थर्ड स्थितिज ऊर्जा और है हमारे पास, वह वैद्युत स्थैतिकी स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 12th क्लास का पार्ट है, ये हम 11th में नहीं पढ़ने वाले, ये किस में पढ़ेंगे अपन? 12th में। तो फिर हमारे 11th का पार्ट कौन सा है? सिर्फ ये वाला और ये वाला। तो हम 11th क्लास में दो तरीके की स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे। पहला कौन सा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो 9th क्लास में भी पढ़ी थी, और एक दूसरी है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, या जो स्प्रिंग की वजह से होती है उत्पन्न ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो वैद्युत स्थैतिकी स्थितिज ऊर्जा है वो 12th क्लास में होती है, ठीक है। अभी वैद्युत स्थैतिकी स्थितिज ऊर्जा सर होती क्या है, थोड़ा तो बताओ सर, पढ़ेंगे 12th क्लास में अलग बात है, लेकिन थोड़ा तो वो तो होनी चाहिए, थोड़ी आइडिया तो होना चाहिए होता क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ी है। कब पढ़ी है? 7th 8th में, ठीक है। 7th 8th में आप लोगों को पता ना, जैसे वो कंगा लेकर के सूखे बालों में लगा देते थे, उसके बाद वो पेपर के पीसेस के पास में लेके जाते, तो कैसे उसको आकर्षित करता था ना, ऐसे अट्रैक्ट करता था। तो जब आपने क्या बोलते हैं उसको, आपने उसके ऊपर कोई वर्क किया, कोई काम किया, तो उसकी वजह से आवेशित हो गई, ठीक है। अब आवेशित होने की वजह से दोनों चीजें क्या कर रही है? एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करें, विपरीत आवेश, और आप उसको जबरदस्ती दूर ले जा रहे हो, और दूर जाओ, तुम दूर जाओ, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। या दो चीजें दूर जाना चाहती हैं, जैसे धनावेश दूर जाना चाहता है ना, एक दूसरे को रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे, लेकिन तुम पास ला रहे हो, तो उसकी वजह से भी उनमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। कौन सी वाली? वैद्युत स्थैतिकी स्थितिज ऊर्जा, जिसके बारे में डिटेल में पूरा 12th में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर भी, सेकंड चैप्टर भी उसी पे डेडिकेटेड है। 11th में हमारे मतलब की भी सिर्फ ये दो ऊर्जा है। तो अपन सबसे पहले आज खत्म करने वाले हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में अपन ये प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा, जिसे हम स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा भी बोलते हैं, वो खत्म करेंगे, ठीक है। चलो तो फोकस करते हैं सबसे पहले वाली ऊर्जा पे। इससे पहले मैंने सबकी छोटी छोटी डेफिनेशन डाल दी है, ठीक है, कि भाई थोड़ा फील तो होगी भाई है क्या चीज। तो देखो क्या लिखा है, पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं में जो स्थिर ऊर्जा होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं। और वो आती कहां से? क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, लेकिन फिर भी मैं वस्तु को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई ना, वो कौन सी है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि है ना, आपको पता है डैम जो होता है, हमारा बांध जो होता है, उसमें पानी को बांध के रखते हैं ना, नाम ऐसा पड़ा बांध, ठीक है, पानी को बांध के रख रखा है अपन ने। तो अब अर्थ से उसकी कुछ ना कुछ, मतलब पृथ्वी की सतह उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, तो उसमें जो एनर्जी वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको उठाया, पोटेंशियल एनर्जी, पर कौन सी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा, जैसे मैंने आपको बोला, रबर बैंड को खींचने से, स्प्रिंग को खींचने से वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, विरूपित हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आई उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखा है, वस्तुओं में जो स्थित ऊर्जा उनकी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब जिसको अपन खींच सके, है ना, स्ट्रेच कर सके, उसके कारण उसमें जो ऊर्जा आती है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा।
जैसे घड़ी की कमानी को ऐंठने पर, अब घड़ी की बहुत अजीब अजीब से वर्ड लेके ना, चाबी वाला गुड्डा सबने देखा होगा। अब जरा उन चाबी वाले गुड्डे को थोड़ा आप देखोगे ना तो उसकी स्प्रिंग कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी ऐसी जाती है, कभी खोल के देखना, ठीक है, तोड़ा फोड़ी मत करना, फिर मैं बताता हूँ ऐसी स्प्रिंग होती है। तो जब आप उसको यहाँ पे चाबी लगाते हो ना, यहाँ पे तुमने चाबी लगाई और चाबी लगाने के बाद उसको घुमाया, घुमाने से क्या होती है, पास 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 जाती है, उससे कस जाती है, बिल्कुल ऐसे पास पास क्लोज हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना, इतनी बड़ी स्प्रिंग इतनी से में कन्वर्ट हो जाती है। चाबी भर गई, अब चाबी भर गई तो गुड्डा चल पड़ा, है ना, तो वैसे ही यहाँ टॉय चल पड़ा। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर, मतलब उसको उसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं, ऐठित कर रहे हैं, ऐठित का मतलब ऐठित करने का मतलब क्या है, पास पास मिला रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उसके अंदर भी अगेंस्ट आपको कुछ काम करना पड़ा होगा, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आई वो कौन सी थी, प्रत्याश स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हो, स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, रबर बैंड का एग्जांपल ले सकते हो, स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, या उस अब दबा तो सकते नहीं रबर बैंड को, तो स्ट्रेच करने का एग्जांपल ले सकते हो उसमें, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी आई वो थी हमारी प्रत्याश स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, लास्ट हमारी वैद्युत स्थितिकी स्थिति ऊर्जा, जैसा मैंने आपको बताया किसकी वजह से होती है, जब आवेशों को हम दूर लेके जाते हैं, कौन से आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश पास जाना चाहते हैं लेकिन तुम उसको दूर ले जा रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, कौन सी, वैद्युत स्थितिक स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही दो जो समान आवेश है वो दूर दूर जाना चाहते हैं लेकिन तुम पास में ला रहे हो तो उसके अंदर भी एक एनर्जी आ जाएगी, वो कौन सी, वैद्युत स्थितिकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलो तो ये लिखा है, दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाने या घटाने पर, यानी उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने पर उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसको अपन बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी स्थितिज ऊर्जा। बस आपको सिस्टम के अगेंस्ट काम करना है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करना चाहते हैं, पास पास आना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं, तो आपको उनको खींच के दूर लेके जाना है, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब धनावेश है, धनावेश है, क्या करना चाहते हैं, दूर दूर जाना चाहते हैं, तो तुम पास पास ले आओ, उनको पास पास ले आओ, एनर्जी बढ़ जाएगी, और जैसे छोड़ दोगे ऐसे दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वजह से जो एनर्जी आई वो वैद्युत स्थितिकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, चलो हमारा मेन फोकस है उसके ऊपर वापस आते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है आज का। तो देखो हमने वही बहुत बार ये बॉल आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पे, तो फिर से आ गई बॉल। तो ये बॉल जो है जिसका द्रव्यमान m है, जिसको आप जब h हाइट तक उठाते हो तो आपको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, आप जब इसको, ये जो धरती पे पड़ी है, इस धरती से जब इसको आप उठाते हो तो इसके अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना, जो आपने किया है, हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य। अब ध्यान से सुने, कार्य किसका फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। अब सर कॉस थीटा क्यों नहीं लगाया, सर बार बार भूल जाते सर आप, तो लगा दो कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनो, वस्तु को कहां ले जा रहे हो, ऊपर, बल भी कहां लगा रहे हो, ऊपर। भाई ये है ना, ऊपर जा रही है, बल भी ऊपर ही लगाना पड़ रहा है, ऊपर लगाना पड़ रहा है, दोनों की दिशा कैसी है, सेम है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, इसलिए हम जनरली नहीं लिखते, पर फिर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आप लोग लिख सकते हो। तो लिखने के बाद देखो क्या आएगा, देख लेते हैं हम, F बराबर एफ एस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना हमारे पास, 0 डिग्री। क्यों है, क्योंकि वस्तु जाना कहाँ चाहती है, ऊपर, आपने बल भी कहाँ लगाया, ऊपर, तो एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। देखो, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला सीधा सीधा कितना आया, एफ। ठीक है, अब आपने किसके अगेंस्ट काम किया, आपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया। गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर कितना बल लगा रहा था, गुरुत्वाकर्षण उस पर mg बल लगा रहा था, तो आपने mg बल लगा के उसको ऊपर की तरफ खींचा है। आपने कितना बल लगाया, mg, कितनी ऊंचाई तक उठाया, mg, और कितनी ऊंचाई तक उठाया, h, तो क्या बन गया सीधा सीधा फॉर्मूला, mgh। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारी ऊंचाई, हमारे जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके सापेक्ष बहुत ही छोटी हो। जैसे ये दूरी है, मैंने इतना उठाया, मुश्किल से शायद आधा मीटर होगी डिस्टेंस, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है ना, 6400 उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर 2 जीरो और लगा दो, ठीक है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई।
तो उसके कंपैरिजन में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर या 100 मीटर भी बहुत छोटी सी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ना पृथ्वी की धरातल से ना 25 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा हूं या 30 किलोमीटर या 250 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा हूं, तो अब ये वैल्यूज बहुत छोटी नहीं रही, उस केस में ही फॉर्मूला इनवैलिड है। तो फिर सर उस केस में क्या करेंगे? उस केस के लिए अपन गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है ना उसमें पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? अगर h की वैल्यू हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत छोटी हो, मतलब लो लेवल तक। जैसे बॉल फेंकी, कितना फेंक लोगे? 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा क्या फेंक लोगे बॉल को, ठीक है? तो वो दूरियां पृथ्वी की त्रिज्या के कंपैरिजन में ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है ना, या कोई है ना हमारी वायुसेना का कोई जहाज वहाज जा रहा है, बहुत ऊपर से जा रहा है, तो फिर उस केस में स्थितिज ऊर्जा का मान अलग हो जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आएगा, इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर। ठीक है, अभी के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा काम का है? अभी के लिए हमारा फॉर्मूला काम का है जो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आई वो कितनी है हमारे पास? mgh। जैसा मैंने आपको बताया, कंडीशन क्या है कि हमारी ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या में के कंपैरिजन में बहुत छोटी होनी चाहिए। आरी का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। आरी क्या बता रहे हैं? रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। हिंदी में बोलेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है, क्योंकि अर्थ है इसलिए ई लिख दिया, और रेडियस त्रिज्या होती है इसलिए आर ई लिखा इसमें। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो हमने कार्य निकाला है, वो किसकी वजह से निकाला है? हमारी वजह से। हम इंसानों ने जो काम किया उसको ऊपर उठाने में। लेकिन भाई गुरुत्वाकर्षण बल भी तो उसके ऊपर कोई, मतलब गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी भी तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही, नीचे की तरफ खींच रही है। उसने कितना काम किया? तो हमने हमारा काम तो निकाल लिया, पृथ्वी का भी तो काम निकालना पड़ेगा, वो भी तो हमारा काम है। तो वो मेन चीज है हमारे लिए। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो आपने 9th में भी कर ली। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ढंग से सुनिएगा। पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य। अब देखो, होगा तो वही फॉर्मूला W बराबर Fs cos थीटा, वही फॉर्मूला लगा। लेकिन इस बार वस्तु जाना कहां चाहती थी? ऊपर। तुम गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है? नीचे। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg, नो डाउट, लेकिन वो लग कहां रहा है? वो नीचे लग रहा है। लेकिन वस्तु कहां जाना चाहती थी? ऊपर। बल कहां लग रहा है? नीचे। गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, लेकिन वस्तु कहां जाना चाहती है? ऊपर। उसकी गति की दिशा ऊपर है। ठीक है ना, तो उसकी गति की दिशा कहां है? ऊपर है। तो दोनों के बीच में कोण कितना बना? 180। कितना बना कोण इस बार? 180। तो हम क्या लिखेंगे? W बराबर F की जगह आ जाएगा mg, कितनी हाइट तक उठाया? वही पहले जितना उठाया h, और इस बार आ जाएगा cos 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? cos 180 डिग्री। और cos 180 का मान कितना होता है? बड़े ही प्यार से हमने बता रखा है कि cos 180 का मान कितना होता है बच्चा लोग? -1। ठीक है, कितना होता है? -1। रख दो यहाँ पे। तो देखो W का मान हमारे पास कितना आया? W का मान हमारे पास आ गया -mgh। ये जो हमारी एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है? सॉरी, ये जो हमारा कार्य है किसकी वजह से आया? ये हमारी धरती माता की वजह से। धरती माता ने उसके ऊपर इतना काम किया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो हमने कितना काम किया? mgh, और धरती माता ने कितना काम किया? -mgh। अब इसका यूज हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि अभी हमारे आगे यूज आएगी। उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लें, संरक्षी और असंरक्षी बल। अब ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं, तो सर वापस क्यों पढ़ा रहे हो? लिखा ना ऊपर रिकैप, तो उसका एक छोटा सा रिकैप लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम आने वाला है। तो संरक्षी बल जैसा मैंने आपको बताया था, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जिस पाथ से आप लेकर जा रहे हो वस्तु को, उस पाथ पे वो डिपेंड नहीं करते। ठीक है ना, वो पाथ की मतलब पाथ से बिल्कुल मुक्त होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप कैसे भी लेके जाओ, तो पाथ से बिल्कुल मुक्त होते हैं। ऐसे बलों को हम क्या बोलते हैं? संरक्षी बल, जो क्या हो? पथ पर निर्भर ना करें, पथ पर निर्भर ना करें। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई पहला बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु,
ये अंतिम बिंदु। अब वस्तु को चाहे आप ऐसे लेकर आओ, चाहे ऐसे लेकर आओ, चाहे ऐसे घुमा के कैसे भी लेकर आओ, इसको कोई लेना नहीं है। इसको सिर्फ किससे मतलब है, उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, उसकी अंतिम स्थिति क्या है, बस। बाकी बीच में उसको कैसे भी लेकर गोल गोल घुमा के लेके आओ, सीधा लेके आओ, उसको कोई लेना नहीं है। तो ये हमारे संरक्षी बल होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी धरती माता का गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो है हमारा संरक्षी बल का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और असंरक्षी बल जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, असंरक्षी जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे शान बल हुआ, शान भैया वाला शान बल नहीं, एस आदर्श और यान वाला है ना, शान भैया की याद आ गई तुम लोगों हैं। असंरक्षी बल जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका घर्षण बल, इसको हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो जिसको नहीं आता वो पुराना वाला वीडियो देख लेना, प्रीवियस चैप्टर का। बस यहाँ पे बताने का क्या रीजन था, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार बस रिकैप देने के लिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, घर्षण बल, श्यान बल, ठीक है। तो जो हमारा संरक्षी बल है, इस पे हमें को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण एक कैसा बल है, गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब चाहे कैसे भी वस्तु को लेके जाओ, ऐसे लेके जाओगे तो भी उतनी एनर्जी आएगी, ऐसे 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 करके लेके जाओगे तो भी उतनी एनर्जी आएगी, ऐसे लेके जाओगे तो भी उतनी एनर्जी आएगी, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, एक प्रॉपर्टी और इसमें होती है कि अगर हम ए से गति प्रारंभ करें और बी पे पहुंचे और मान लो बी से वापस ए पे आ गए, तो उस केस में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य, क्योंकि आपका प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही, तो इस केस में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य, जीरो होगा, है ना, शून्य होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक लूप को फॉलो करते हैं, एक साइकिल को फॉलो करते हैं। भाई आप ऊपर लेके गए इसको, है ना, लेके गया, छोड़ दिया, कहां गया, नीचे, तुमने कोई काम किया ना, इस पर इसमें एनर्जी तो आई ना, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ऊपर ले जाने में तुमने कार्य किया था, इसमें एनर्जी आई, लेकिन जैसे वापस ही नीचे आ गई, तो इसका टोटल वर्क जो गुरुत्वाकर्षण ने किया या जो मैंने किया है, टोटल वर्क डन कितना हो गया, मैंने जो किया वो तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने जितना काम किया वो जीरो हो गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने पहले इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करी, तो इसमें नेगेटिव वर्क डन किया ना, ऋणात्मक काम किया, लेकिन जैसे अपनी तरफ खींचा तो धनात्मक कार्य में कन्वर्ट हो गया, तो धनात्मक और ऋणात्मक ने काट के कुल कार्य कितना हो गया, जीरो। इन शॉर्ट ये समझो, प्रारंभिक स्थिति भी यही थी, अंतिम स्थिति भी यही थी, इसलिए टोटल वर्क कितना हो गया, जीरो, गुरुत्वाकर्षण बल के केस में, क्योंकि वो संरक्षी बल है। देखो ये डायग्राम सबने 9th क्लास में देखा होगा कि भाई m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसको एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक उठाओ, चाहे कैसे भी लेके जाओ, टोटल वर्क हमेशा कितना होता है, सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप उसको क्या बोलते हैं, कितनी उससे लेकर गए हो, किस पाथ से लेकर गए हो, सीधा लेके जाओगे तो भी उतना ही वर्क डन, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा जैसे लेके जाओगे वर्क डन उतना ही होगा। अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये सीधा सिर्फ mgh एनर्जी स्टोर कर पा रही है हमेशा, ठीक है। जबकि मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, शायद मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस बेचारी में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है इसके साथ, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टंटा ही नहीं था ना, तो आराम से मस्त चलेगी वस्तु। लेकिन मान लो आगे वाले केस में, इस वाले केस में ध्यान से सुनना, इस वाले केस में वस्तु की गति की दिशा ये रही और गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, वो तो नीचे ही लगेगा हमेशा, हर बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा का है नीचे। अब ये भाई साहब जाना चाहते हैं इधर, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, दोनों के इसमें कोण कितना बना, 90, और जब 90 कोण बनता है तो किया गया कार्य जीरो होता है। तो चलो अभी के लिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई और ये एफ। तो ए बी के लिए जो आपने काम किया वो वैलिड है, कुछ ना कुछ कार्य आएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीसी की वजह से कार्य के बारे में बात करूं तो बीसी की वजह से किया गया कार्य जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण, भाई वस्तु इधर जा रही है,
गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है, दोनों के बीच में बन गया 90 डिग्री का कोण, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 0। इसी तरीके से जब वस्तु सीढ़ी पे जाएगी, अब देखो सीढ़ी ऊपर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, ठीक है, किया गया कार्य कुछ ना कुछ होगा, भले नेगेटिव होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कोई ना कोई काम मिलेगा, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ काम हमें मिल रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते थे W1, चलो इसको बोलते हैं W2, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ काम मिल रहा है। या चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, फालतू ज्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब वापस आते हैं हमारे इस पे DE वाले पार्ट पे, तो भाई साहब इस D वाले पार्ट पे फिर प्रॉब्लम, D वाला पार्ट जाना चाहता है इधर, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, वापस बन गया 90 डिग्री कोण। ये जाना चाहता है इधर, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, बन गया वापस 90 डिग्री। इसकी वजह से जितना वापस काम हुआ, किसकी वजह से, D वाले पार्ट की वजह से, वापस कितना हो गया, 0। वापस EF वाला पार्ट ऊपर है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन किया गया कार्य कुछ ना कुछ तो होगा, तो EF, ठीक है। अगर वस्तु को सीधा लेके जाते, है ना, मैं बोलता भाई यहां से उठाया सीधा सीधा ऊपर लेके चला गया, तो भी देखो ये वाला पार्ट आता, ये वाला पार्ट आता, ये वाला पार्ट आता, अभी भी तुम्हारे पास ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये तो वैसे भी 0 होगा। इसलिए हम बोलते हैं संरक्षी बलों द्वारा यानी कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो अपन वर्क डन करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको उससे कोई लेना नहीं है, ठीक है। तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा। अब मैंने आपको एक बात और बोली थी कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पे एक चीज समझिए आप, अगर हम गतिज ऊर्जा कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर निकालते हैं, संरक्षी बलों में निकालते हैं, तो वापस पीछे वाली स्लाइड में आइए थोड़ा, यहां पे हमने एक चीज नोटिस करी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य, ये तो इससे जुड़ जाए, वो किसकी इक्वल आ रही है, माइनस का mgh, यानी हमने जो काम किया ना वो इससे ऊर्जा के इक्वल तो आ रहा है, हमने मतलब सॉरी गुरु जो भी संरक्षी बल काम कर रहा है, तो संरक्षी बल ने जो काम किया ना वो इससे ऊर्जा के बराबर तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में, यानी संरक्षी बलों द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। सर अभी तो स्थितिज ऊर्जा थी सर, परिवर्तन कहां से आ गया सर, तो मान लो यार यहां से यहां पे उठाया तो परिवर्तन लेना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, 0, U1 0 था, यहाँ पे कितनी आ गई, mgh, तो डिफरेंस ही तो लोगे, जरूरी थोड़ा ना हमेशा ग्राउंड से उठाओ। मैंने बोला इस हाइट से इस हाइट पे लेके गए तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी आ गई होगी, दोनों का डिफरेंस ही तो निकालोगे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं डेल क्यू। तो हमने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संरक्षी बलों द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, संरक्षी बलों द्वारा। अभी यहाँ पे संरक्षी बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक है, ये तो वही एक बात, ये तो मेरी काफी इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी आज, ठीक है, कि जो हमारा संरक्षी बल जो कार्य करता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। ये तो बात हमें आ गई समझ। एक चीज हम यहाँ से और कंक्लूजन निकालने वाले हैं, वो भी आप समझिए, तो इसको मैंने डबल ब्रेसेस में डाल दिया, मस्त, ठीक है। अब देखिए कार्य होता क्या है, कार्य को हम क्या लिखेंगे, FdS का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये लिखेंगे। वो किसके बराबर है, हमारे अकॉर्डिंग वो किसके बराबर है, डेल यू के, है ना, किसके बराबर है वो, डेल यू के बराबर है। अब जो मैं कह रहा हूं सुनने का, तो अगर मैं दोनों तरफ अवकलन कर दूं तो हम जानते हैं अवकलन के टाइम पे, मतलब अवकलन करने का मतलब है इसको डी से इसको भी डी से रिप्लेस करना, तो डेल किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी से, और अवकलन करती समाकलन का साइन हट जाएगा, दोनों और अवकलन लेने पर, ऐसा हम लिखेंगे। ये बीच का स्टेप काम का नहीं, आपको सिर्फ लास्ट रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। हाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हम लगा दें, तो दोनों और अवकलन लेने पर
ध्यान से सुनना, जब अपन अवकलन लेते हैं ना, कहीं किसी भी जगह हमें अवकलन लेना पड़े, बड़े से छोटे की तरफ जाना पड़े, तो समाकलन की चीज हट जाती है। और यहाँ पे डेल की जगह कितना आ जाता है, डी। डेल किससे रिप्लेस हो जाता है, डी से, और समाकलन का चिन्ह रिमूव, हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना है, एफ डी एस बराबर माइनस का डी यू। अच्छा यू क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा है ना। यू हम किसको लिखते हैं, यू किस लिए लिख रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए। ये स्थितिज ऊर्जा का सिंबल है। आप चाहो तो पी लिख दो, कोई इशू नहीं है, एनसीईआरटी, लेकिन बाकी सारी बुक यू ही लिखती है, इसलिए हम यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां से देखो क्या मिला हमें, एफ जो है किसके बराबर है, एफ कौन सा, संरक्षी बल वाला। ये कौन सा बल है, संरक्षी बल। ये किसके बराबर है, माइनस का डी यू बटा डी एस। यहां से भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की एक और डेफिनेशन आई, क्या भाई, कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन के सापेक्ष अवकलन का ऋणात्मक जो होता है वो संरक्षी बल के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन के सापेक्ष अवकलन का ऋणात्मक गुरुत्वीय आपका जो संरक्षी बल है उसके बराबर होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बराबर होता है, ठीक है। स्टेटमेंट से हमें मतलब नहीं, रिजल्ट काम का है। लेकिन आप हो सकता है इसकी जगह एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे हो सकता है कि ऐसा नहीं लिख करके वो जो विस्थापन है उसको क्या मान के चले, स्टार्टिंग से एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, दोनों का मतलब सेम ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्यों, ये जब हमारे पास आएगा, मान लो क्वेश्चन आया एग्जाम में, यू फलन दे रखा है एक्स का, एग्जाम्पल देखते हैं उसके ऊपर। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और टीचर ने बोला भाई तुम तो ही बताओ इसके ऊपर बल कितना लग रहा है, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, ये बताओ तुम तो, कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, आप ये बता दो। ये क्वेश्चन मार्क, जब t कितना हो 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पर वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यदि उसकी स्थितिज ऊर्जा इस जो समीकरण है या ये जो आपने इक्वेशन लिखी है इसके द्वारा दी जाती है। तो आपने बोला सर ने पढ़ाया हमको, जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का डी यू बटा डी एक्स। माइनस लगाना मत भूल जाना, क्योंकि हम संरक्षी बलों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका वर्कडन हमेशा नेगेटिव होता है, उनका कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। तो एफ किसके बराबर है, माइनस का डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बटा dx। देखो कितना है हमारे पास, माइनस का dx स्क्वायर बटा dx और प्लस का 2 बार चला जाएगा dx बटा dx, और ये प्लस का 1 का अवकलन। तो अवकलन तो अब सबको आ ही गया होगा, काफी माहिर हो गए होगे तुम तो एक्स स्क्वायर का अवकलन, घात आगे आई, घात 1 कम किया तो 2 आगे आया, 2 में से कम किया तो 1 आ गया, तो माइनस का x प्लस 2। अच्छा माइनस का साइन पूरे पे था, सॉरी माइनस का साइन हमारा पूरे पे था, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का x माइनस का 2 न्यूटन में आएगा। अब आपसे पूछा 1 सेकंड पर, हमारा समय डाल दो, आपको उत्तर आ जाएगा। जब t बराबर 1 सेकंड होगा मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3 न्यूटन, ठीक है ना। बस x की जगह हमने 3 रख दिया, सॉरी समय नहीं था, विस्थापन था, नहीं समय नहीं था, ये विस्थापन था, 1 मीटर है ना, समय तो दे नहीं सकता, तो विस्थापन उसने 1 मीटर दिया है। जब उसका विस्थापन जो है 1 मीटर है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कितना लग रहा है, मतलब उसको 1 मीटर ऊपर उठा दिया तुमने, तुम तो मुझे बताओ कितना गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सॉरी विस्थापन के साथ चेंज हो रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें अपने को समझ आ गई होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला रिजल्ट, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि संरक्षी बल जो कार्य करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर होते हैं। चलो आज का हमारा लास्ट टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वह ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऊर्जा का ना तो विनाश संभव है सर, ना तो निर्माण संभव है सर, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी चीज साफ साफ समझा दूं, ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके लिए, यांत्रिक ऊर्जा के लिए। सिर्फ हमें और किससे मतलब नहीं है, सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा से मतलब है, ठीक है। अब मैं जैसे आप बोलूं साइकिल चला रहे हो, चलाते चलाते एकदम से पैडल मारते आप क्यों रुक जाते हो, क्योंकि आपकी साइकिल की जो गतिज ऊर्जा है उसने घर्षण के विरुद्ध कार्य किया,
और उसकी वजह से वो हीट में यानी ऊष्मा में उत्पन्न परिवर्तित हो गई, तो कन्वर्ट हुई। लेकिन हमें उन सिस्टम से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे ऊष्मा आ गई, दूसरी ऊर्जाएं आ गई, ये सारी चीजें। हमें किससे मतलब है यहाँ पे? यांत्रिक ऊर्जा से, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से। बहुत बेसिक सी बात है, जैसे मैंने इसको एच हाइट तक ऊपर उठाया, छोड़ते ही सारी स्थिर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ऐसे डैम के अंदर तुमने पानी बांध के अंदर बांध रखा है, अब एकदम से डैम के गेट खोल दिए, पानी सारा कहाँ जाएगा? नीचे। तो उनकी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? गतिज ऊर्जा में, जिससे टरबाइन घूमेगी और फिर उससे विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि संरक्षी बलों के लिए यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए किसी कण अथवा विलगित निकाय की, अच्छा हो सकता है कि वो एक सिर्फ एक छोटा सा पार्टिकल हो, जैसे कि ये हो सकता है पूरा एक बड़ा सिस्टम हो जिसमें बहुत सारी चीजें हो। तो किसी भी विलगित निकाय के लिए या कण के लिए उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है? नियत रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हमारे ऊर्जा संरक्षण का नियम। सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका योग जो होगा वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है ना, बेसिक सी बात है। जैसे मैंने ऊपर पेंसिल जब उठाई थी तो उसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे वो धीरे 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 नीचे आती गई, जो स्थिर ऊर्जा है यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ने गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती गई। ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा किस में जाने लग गई? गतिज ऊर्जा में। तो स्थिर ऊर्जा कम हुई और गतिज ऊर्जा बढ़ती गई। ठीक है, यही स्टेटमेंट होता है। अब इसको अब मैथमेटिकली थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं। अब हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने बात पढ़ी है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है कार्य ऊर्जा प्रमेय में। और एक चीज और अभी जो भी हमने पढ़ के आए हैं कि इस बल के विरुद्ध जो संरक्षी बल ने जो कार्य किया उसकी वजह से जो उसमें स्थिर ऊर्जा आई वो किसके बराबर थी? इसकी स्थिर ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर थी। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब वहां पे भी कार्य आ रहा है, वहां पे भी संरक्षी बल ने कार्य किया, यहाँ पे भी संरक्षी बल ने कार्य किया, तो यहाँ के कार्य को यहाँ के कार्य से रिप्लेस कर दो। तो देखो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? पीछे लिख देते अपन। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला हमें? देखो समीकरण 1 क्या था? हम यही लिख देते हैं कि जो कार्य होता है ना वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और कार्य जो होता है वो स्थिर ऊर्जा में ऋणात्मक के बराबर होता है। इसको कंपेयर कर लो तो क्या आया? डेल के ई बराबर माइनस का डेल यू। ठीक है, अब इन भाई साहब को इधर लेकर आओ, इधर लेकर आए तो ऋणात्मक से किस में हो गया? वो धनात्मक, यानी इनमें परिवर्तन 0 है, इनमें चेंज नहीं हो सकता। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और इनमें चेंज नहीं हो सकता। अब परिवर्तन को मैं कैसे लिखूंगा? अंतिम kf माइनस प्रारंभिक ki। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखूंगा? अंतिम uf माइनस प्रारंभिक। यहाँ पे kf f क्या बता रहा है मेरे को? फाइनल, यानी उसकी अंतिम गतिज ऊर्जा। और ऐसे i क्या बता रहा है? उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को। ठीक है, तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, दोनों का अंतर गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ऐसे ये अंतिम स्थिर ऊर्जा, ये प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, दोनों का अंतर उसकी स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अब बस क्या करना है? इनिशियल वैल्यूज जो वैल्यूज हैं, प्रारंभिक जो वैल्यूज हैं उसको आप उधर ले जाओ, इन भाई साहब को भी इधर और इन भाई साहब को भी इधर। तो देखो कितना आया? के ई एफ प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू के ई आई प्लस यू आई। देखो ना, कुल जो ऊर्जा है, कुल जो फाइनल एनर्जी जो थी, अंतिम ऊर्जा जो थी, और जो प्रारंभिक ऊर्जा थी, वापस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा क्या है? बराबर। हमने ये तो बोला था कि ऊर्जा जो है वो नियत रहती है, और कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा।
बस हमारा निकाय कैसा होना चाहिए, हमारा निकाय विलगित होना चाहिए। विलगित का मतलब क्या, उस पर कोई और बल काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम बात करें देखो नॉर्मल सिस्टम के बारे में, जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं अगर गुरुत्वाकर्षण बल हम लगा रहे हैं तो ऊपर उठा रहे हैं नीचे ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, वायु प्रतिरोध भी लगेगा, उसको हमने नगण्य मान लिया क्योंकि वो कोई संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब हम ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे निकाय की कल्पना करते हैं तो हम उस केस में वायु प्रतिरोध को, एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर रेजिस्टेंस हुआ और बाकी सारी जो चीज हुई उन सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर वो सब चीजें नहीं हो तो हमारी कुल ऊर्जा हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। अच्छा, इसके ऊपर तुमने एक मूवी थी हिचकी, बहुत अच्छी मूवी थी वो भी, ठीक है, देखी होगी आप लोगों ने। तो वहां पे ना वो लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को आपस में बराबर करने की कोशिश करते हैं ना। वो एक बास्केटबॉल लेते हैं, फिर उसका वेट करते हैं, फिर उसको ऊंचाई तक रखते हैं, फिर हाइट मापते हैं, mgh फॉर्मूला लगाते हैं, उसकी स्थिति ऊर्जा निकालते हैं, फिर वेट उन्होंने वेटिंग मशीन लाते हैं, उसको m में रख देते हैं, ऐसे ऐसे करके वो सब उसको प्रूफ करते हैं कि mgh जो है हाफ mv² के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप उसमें भी देखोगे तो आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। चलो, हमने क्या करना है, हमें ऊर्जा संरक्षण के इस नियम को एक ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक वस्तु जो कि ऊपर से नीचे गिर रही है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, उससे प्रूफ करना है कि ये चीज करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, नियत रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, एक वस्तु है m द्रव्यमान की, ये लो भाई एक पेंसिल ले ली मैंने ली। ठीक है, m द्रव्यमान की h ऊंचाई तक उठा रखी है, नीचे छोड़ दूंगा तो निकल जाए मेरे को, इसे बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो नीचे छोड़ नहीं सकता मैं, तो ये h ऊंचाई तक उठाई भी है मैंने। तो इसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा है, अगर हमें इन 3 पॉइंट मार्क कर दिए हमने इसके केस में, 3 पॉइंट कौन से, A, B और C। हम कोशिश ये करेंगे A की ऊर्जा, B की ऊर्जा और C की ऊर्जा बराबर आ जाए। अगर हम ये प्रूफ करने में सफल रहते हैं तो हमारी डेरिवेशन सही हो जाएगी कि भाई जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, नियत रहती है। तो A पे अगर मैं ऊर्जा निकालूं, देखो 2 ऊर्जाएं हमारे पास, स्थितिज और गतिज। तो A पर जो ऊर्जाएं हैं, A पर दोनों ही ऊर्जा होंगी, काइनेटिक भी होगी प्लस पोटेंशियल भी होगी, है ना, स्थितिज प्लस गतिज भी होगी। अब इसको U लिख लो क्योंकि हम U ही लिखते आ रहे हैं इतनी देर से। अच्छा तो यही है कि हम U ही लिख दें, U आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, गतिज ऊर्जा तो है ही नहीं, बेचारा चुपचाप बैठा है, गतिविधि तो कर ही नहीं रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0। इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा तो 0 हो गई, लेकिन h हाइट तक तो उठा रखा है तो हमने इसको, h हाइट तक तो उठाया, उसी वजह से इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई A पॉइंट पे, बस mgh, 0 प्लस mgh यानी mgh। हमें हर बिंदु पे ये प्रूफ करना है कि उसकी कुल ऊर्जा कितनी आएगी, mgh आएगी। ठीक है, अब जब वो B पे पहुंचती है तो हमने एक छोटा सा असम्पशन कर लिया कि भाई वो s दूरी चल ली, कुल ऊंचाई थी h, उसमें से s दूरी वो चल ली तो नीचे कितनी बची, h माइनस s। ठीक है, s दूरी चल ली, अब चलने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ वेग आ गया होगा। ठीक है, तो अब उसके पास गतिज ऊर्जा आ गई और साथ के साथ उसकी ऊंचाई कम हो गई तो इसकी स्थिर ऊर्जा कम हो गई। तो हम दोनों चीजें निकालेंगे, तो EB के ऊपर वही दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी गतिज प्लस स्थितिज। अब स्थितिज तो आराम से निकल आएगी क्योंकि ऊंचाई हमें पता है h माइनस s है, तो हम स्थितिज तो लिख देते हैं mg h माइनस s। समस्या है इस गतिज ऊर्जा के साथ, गतिज ऊर्जा में हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी एनर्जी गेन कर ली, उसके पास कितनी ऊर्जा आ गई है, क्या कितना वेग आ गया, फिर ऊर्जा भी निकल आई है। एक छोटी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी साइड में वेग के लिए। तो B बिंदु पर उसका वेग निकालना है। A पर हमें पता है उसका वेग कितना था, वो रुकी हुई थी, यानी A पर इसका वेग था 0। B पर हमें वेग इसका पता नहीं है, तो A को मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु, B को अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक ऊर्जा 0, अंतिम ऊर्जा पता नहीं, त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे जा रही है, तो A का मान किसके बराबर हो गया, G के, नीचे जा रही है इसलिए धनात्मक। और कितनी दूरी चल गई, S दूरी चलाई हमने, तो उसको क्या चाहिए, V चाहिए, V है, V चाहिए, A है और S है, तो थर्ड इक्वेशन ही सेट बैठ रही है इसमें। पहली बैठे नहीं क्योंकि उसमें टाइम आ रहा है, सेकंड बैठेगी नहीं क्योंकि उसमें टाइम आ रहा है, तो थर्ड वाली में इसको डाल देते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास, v² बराबर u²
प्लस 2as, ये होती है इक्वेशन। v स्क्वायर पता नहीं, u की वैल्यू 0 प्लस 2g, और विस्थापन को हमने ऐसे ही माना, v स्क्वायर का मान मुझे मिल गया 2gs। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी आई, हाफ mv स्क्वायर है ना, क्योंकि प्रारंभिक तो 0 है, तो यहां पे हम लिखेंगे हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू लिखी डायरेक्ट क्योंकि v स्क्वायर ही चाहिए था, 2gs। तो ये 2 से 2 मर गया। क्या ये हमारे पास गतिज ऊर्जा MAS, ये आई हमारे पास, और स्थितिज mgh-s। देखते हैं इनको जोड़ के क्या आता है। गतिज कितनी आई mgs, स्थितिज कितनी आई mgh-s, यानी जिसे हम mgh माइनस mgs लिख सकते हैं। दिख रहा होगा कहीं बच्चों को, सर ये तो क्या सर फर्जी वाला है सर, वही वापस आ गया है ना। देखो दोनों को जोड़ के mgs प्लस mgh माइनस mgs, ये मर गए। तो B पर भी गतिज कुल ऊर्जा कितनी आ गई mgh। ठीक है, तो हमने पहले बिंदु पे भी निकाल दी, A बिंदु पे निकाली कितनी आई mgh, B बिंदु पे भी निकाली कितनी आई mgh। अब C पे भी देख लेते हैं। अब C पे जब अपन जाएंगे, अब ध्यान से सुनो, जब बॉल C पे पहुंच गई, यहां पे आ गई, बेटा ग्राउंड से टच करने से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड पे टच करते ही धरती से टकराते ही उसकी कुल ऊर्जा तो गई, वो फिर साउंड में मतलब ध्वनि ऊर्जा में और हीट वीट में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट उससे पहले जस्ट टच करने वाली है, तो अब उसके ऊपर कोई, उसके पास कोई स्थिर ऊर्जा तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट ग्राउंड पर पहुंच ही गई है वो, तो स्थिर ऊर्जा 0, स्थिर ऊर्जा 0। बिंदु C पर वही सेम ke प्लस u लिखेंगे, u की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि वो ग्राउंड को टच करने वाली है। बस निकालनी क्या है हमारे को, उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए वापस वेग चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। वापस रेफरेंस A को मान लो, कितनी दूरी चल के आई है इस बार, पूरी h। तो चेंज सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे वेग 0 था, यहाँ पे वेग पता नहीं C पर, दूरी कितनी चल के आई h, तो बस यहाँ पे चेंज इतना आएगा कि h की जगह आ जाएगा h, h की जगह कितना आ जाएगा h, क्योंकि इस बार दूरी कितनी है पूरी A से C तक, पूरी h। मैं ये पार्ट नहीं कर रहा, इतना आप समझ जाएंगे कि भाई s की जगह कितना आएगा h, तो कुछ भी नहीं होगा, बस v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gh। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2gh। ठीक है, तो एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास हाफ m और 2gh, ये 2 से 2 मर गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई mgh। देखो जोड़ लो दोनों को वापस, घूम फिर के वही आई ना एनर्जी, तो इसमें भी आ गई mgh। तो यानी तीनों बिंदुओं से पे एक कुल ऊर्जा हमेशा आ रही है सेम, इस पे भी mgh, इस पे भी mgh, और इस वाले पे भी mgh। कहाँ गया, यही है, इस वाले पे भी mgh। तो तीनों पे ऊर्जा कैसे आ गई, समान आ गई। इसका मतलब कुल ऊर्जा किसी गिरती हुई वस्तु पे हर बिंदु पे सेम रहती है। ठीक है, आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, पर कभी पूछ ले गलती से, टपक पड़े तो कर देना, ऐसा कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए अपन इतना ही करेंगे। अच्छा एक चीज और, इसका ग्राफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। ये है इसकी बेटा ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा ले रहे अपन यहाँ पे, ये इसकी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा। ठीक है, और ये है पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई यानी h। तो देखो मैं आपको वैसे ग्राफ बना के बताता हूँ, इस ग्राफ को तो साइड में रखते हैं। ये इसकी ऊर्जा है कुल, और ये इसकी ऊंचाई। तो देखो स्टार्टिंग में जब वो मैक्सिमम हाइट पे होती है, मैक्सिमम हाइट पे, तो उसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा, तो मतलब जो सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो सिर्फ गतिज ऊर्जा, स्थिति 0 है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आने लगती है उसकी गतिज ऊर्जा धीरे 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 धीरे, सॉरी स्थिर ऊर्जा धीरे 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 कम होने लग जाती है। तो इसकी स्थिर ऊर्जा का ग्राफ हुआ। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है उसका, स्थितिज ऊर्जा का, जो समय के साथ धीरे 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 घटती जा रही है, और जैसे ही ऊंचाई 0 स्थिर ऊर्जा भी 0। लेकिन अगर मैं गतिज ऊर्जा पूछूं तो t बराबर 0 पर गतिज ऊर्जा 0 थी,
स्टार्टिंग में उसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं थी, यहाँ पे खड़ा था चुपचाप, धीरे धीरे नीचे गिरा 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 गिरा, ऊर्जा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई 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 और करते करते जब जो ग्राउंड पे जस्ट पहुंचने वाला था तो उसकी ऊर्जा अधिकतम हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो गया, हाँ, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं हुई। ये उसकी एनर्जी का लेवल है, इससे ज्यादा उसकी एनर्जी नहीं जा सकती, ये उसकी अधिकतम ऊर्जा है। ये ग्राफ, ये वाला जो है ना, ये वाली पीली वाली लाइन, ये बता रही है उसकी गतिज ऊर्जा को, और जो सफेद वाली लाइन है ना, वो किसको बता रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा को। लेकिन कुल ऊर्जा जो है वो किससे बता रहे हैं अपन, इस लाइन से, कि कुल ऊर्जा इससे ऊपर कभी नहीं गई, हमेशा इसके इक्वल ही गई। तो पहले के केस में स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो कोई भी ऐसा बीच में पॉइंट भी आएगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे, वो अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। mgh को हाफ mv स्क्वायर के इक्वल रख दो, अगर निकालना चाहो कोई mgh को हाफ mv स्क्वायर के इक्वल रख दो, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब बस v स्क्वायर किसी की भी रखना आपको, 2gs तो एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसे कहीं आता नहीं है, इसलिए बस मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी जो स्थित गतिज ऊर्जा जो है वो धीरे 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 क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, सॉरी, स्थिर ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लग जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। ये किसका केस है, ये जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, ये जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो तो नीचे उसके पास अधिकतम स्थिर ऊर्जा होती है, तो ऊपर जाते 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 वो कम होने लग जाती है और स्थिर ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। तो ये ग्राफ कब का है, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। और हमने किसका ग्राफ बनाया, जब वस्तु नीचे आती है। तो चेंज क्या हुआ बस दोनों में, कि भाई दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, कि वहां पे जब ऊपर फेंक रहे थे तो गतिज ऊर्जा देखो पहले अधिकतम थी, फिर गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लग गई, होता है ऐसा, और स्थिर ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, आई होप ये ग्राफ आपको समझ आ गए होंगे, बस पोजीशन चेंज हुई है, स्थिर की जगह गतिज और गतिज की जगह स्थिर आ गई, पर ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और पता ही आप सबको, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।